गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपको आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज में कौन गए हैं? फिरदौस कांगा कैम्ब्रिज विजिट करते हैं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया विजिट टू कैम्ब्रिज। और कैम्ब्रिज कहाँ है हमने देखा था, ये है यूनाइटेड किंगडम लंदन में। ये यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत ही रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन्स यहाँ से निकले हैं पढ़ के। ठीक है, और ये स्टोरी किसके बारे में है जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं विजिट टू कैम्ब्रिज? ये है दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल के बारे में। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर जहां हमने क्लास को कल लास्ट में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दोज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल आर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और फिरदौस कांगा कौन है? एक राइटर और एक ऑथर है। इतना क्लियर था। और दोनों ही फिजिकली डिसेबल्ड कह सकते हैं हम। ठीक है, दोनों ही फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि इतना डिसेबल्ड होने के बावजूद भी, बॉडी से पैरालाइज होने के बावजूद, इंस्टीड ऑफ दैट दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ और इन द फील्ड इन विच दे आर। ठीक है, जिस भी फील्ड में वो गए उस फील्ड में बहुत ज्यादा उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। देखो, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बताया था कि ही सफर्स फ्रॉम अ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू व्हीलचेयर। ऐसा पैरालिसिस है जिसकी वजह से वो हर वक्त सिर्फ व्हीलचेयर में ही बैठे रहते हैं। ठीक है, अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग। अच्छा, वो सिर्फ बोल भी कैसे सकते थे? हमने देखा था बटन्स पंच करके, और उनकी जगह पे कंप्यूटर कहता था। उनको क्या बीमारी थी? फिरदौस कांगा को क्या बीमारी थी? उनको ब्रिटल बोन्स की बीमारी थी, यानी कि उनकी जो बोन्स थी, ब्रिटल का मतलब था बहुत ही ज्यादा नाजुक। उनकी बोन्स बहुत ज्यादा नाजुक थी, यानी कि अगर वो उस पर थोड़ा भी लोड डालते तो उनकी बोन्स टूट जाती थी। ठीक है, इसलिए वो भी व्हीलचेयर पे ही रहा करते थे। तो ऐसा था। तो उनकी जर्नी स्टार्ट होती है कैम्ब्रिज की। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, क्योंकि वो मानते थे कि कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड है, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लैंड ही कैम्ब्रिज है। ठीक है, उन्हें लगता था कि इंग्लैंड में देखने लायक चीज सिर्फ और सिर्फ कैम्ब्रिज ही है। तो वे कैम्ब्रिज आते हैं। ठीक है बच्चों, और कैम्ब्रिज का एक टूर ले रहे होते हैं। जो वहां का टूर गाइड होता है वो उनको टूर दे रहा होता है, और टूर देते देते वो मेंशन करता है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। फिर जाके फिरदौस कांगा को याद आता है कि अरे हाँ, यहाँ पे तो स्टीफन हॉकिंग्स भी रहते हैं, और उनसे मिलना मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं उनसे नहीं मिला तो जो मेरी ये जर्नी है इंग्लैंड की, जिसके बारे में मैं किताब लिखने वाला हूँ, क्योंकि वो बेसिकली किताब लिखने के लिए ही लंदन आए हैं। ठीक है, और वो जो वहाँ के एक्सपीरियंस होंगे उनके, उन्हीं के बारे में वो अपनी बुक लिखना चाह रहे थे। तो अगर वो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिले तो फिर उनका ये एक्सपीरियंस अधूरा रह जाएगा, उन्हें ऐसा लगा। तो जाते हैं तुरंत टेलीफोन बूथ पे। वहां जाके क्या करते हैं, सबसे पहले फोन मिलाते हैं किसको? स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे। और उनका मैनेजर फोन उठाता है। फोन उठा के, और फोन भी कैसे करते हैं? हबड़ा हबड़ा तबड़ी में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना कि मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलना है। जब हम भी बच्चों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम कैसे जल्दबाजी में वो काम करते हैं, और कई बार गड़बड़ भी हो जाती है उस काम में, है ना? आप रिलेट कर सकते होंगे इस बात को। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, बल्कि वो वेट भी नहीं करते फोन बूथ में अंदर जाने का, बाहर से ही खींच लेते हैं फोन की वायर। और इतना ज्यादा खींचते हैं कि वो अपनी जगह से उखड़ने वाली होती है, टूटने वाली होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर था? ठीक है, तो जब वो फोन करते हैं, दूसरे साइड से उनका मैनेजर फोन उठाता है, एंड ही आस्क कि फिरदौस कांगा ये पूछते हैं कि सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्या आप स्टीफन हॉकिंग से बात करने देंगे? और जल्दबाजी में वो क्या बोल देते हैं कि मैं स्पेशल उनसे मिलने आ रखा हूँ। कहाँ से? इंडिया से मिलने आ रखा हूँ, वो भी व्हील चेयर पे। देखो, घबराहट में होता है ना इंसान, अनाप शनाप बक देता है। तो वही उन्होंने भी बोल दिया कि मैं व्हील चेयर में आ रखा हूँ इंडिया से उनसे मिलने। ठीक है, जबकि पूरा वो नहीं बताया कि मैं व्हीलचेयर पे हूं बिकॉज आई एम अ पैरालाइज्ड पर्सन, और भले ही मैं व्हीलचेयर पे हूं पर आया तो मैं फ्लाइट से हूं। तो ये सब नहीं बताया उन्होंने, और सीधा बोल दिया कि मैं व्हीलचेयर पे हूं। ठीक है, फिर वो बोलता है सामने वाला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 10 मिनट नहीं, आप आधा घंटा स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हैं 3:30 से 4 PM तक के बीच में। तब उन्हें बल्कि लगता भी है फिरदौस कांगा को ऐसा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा, उसने मुझे आधा घंटे का टाइम इसलिए दिया शायद मेरे पे दया करके कि इतने दूर से ये व्यक्ति आया है, और वो भी व्हीलचेयर में ट्रेवल करता हुआ आया है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। ऐसा फिरदौस कांगा को लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फिरदौस कांगा बताते हैं कि नेक्स्ट डे वो पहुंच जाते हैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने। स्टीफन हॉकिंग कुछ ऐसी हालत में है बच्चों, देखो उनकी अपीयरेंस हमें दिखाई गई है। ये उनकी व्हीलचेयर है, ये उनका कंप्यूटर है, और इन पंचिंग बटन से वो पंच करते हैं, और
सामने वाले को उसका बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये, बल्कि फिजिकल अपीयरेंस को बहुत डिटेल में भी बताया था फिरदौस कांगा ने कि उन्हें देख के कैसा लगता है। देखिए उनकी स्माइल देखिए कैसी है। उनकी स्माइल कुछ ऐसी है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं अंदर से। ठीक है, और ये एक रियल स्माइल है। जब फिरदौस कांगा उनकी स्माइल देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले अपने जीवन में इतना खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा था। और फिर उनको ये रियलाइज होता है कि जिस हालत में ये है, देखो सिर इनका कैसा है, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, नेक है, वो बिल्कुल बेंड हो रखी है, और नीचे का जो टॉर्सो है, मतलब अपर बॉडी, सर से लेकर नीचे तक का रीजन, वो बिल्कुल कैसा हो रखा है, ऐसा है, इतना इतना कमजोर है, ऐसा लगता है कि उस पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर से कपड़े रख दिए हो। ठीक है, तो इस हिसाब से उनका शरीर है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट, ये बात फिरदौस कांगो को समझ आती है कि जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो कुछ मैटर नहीं करती लाइफ में। क्योंकि अगर हम फिजिकल अपीयरेंस पे किसी को जज करने लगे तो हम, अगर कोई स्टीफन हॉकिंग्स को देखेगा तो बोल नहीं सकता कि इतने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज दी होंगी। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस को कंपेयर करता है जस्ट एक्सेसरीज से। जैसे कि एक्सेसरीज होती हैं, दे आर जस्ट एक्सेसरीज, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है। मेन मैटर क्या करता है कि हम अंदर से, व्हाट आर वी फ्रॉम इनसाइड, हम अंदर से कैसे इंसान है, ये सबसे महत्वता रखता है ये बात। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीजें वो बताते हैं। फिर कुछ बातें होती हैं स्टीफन हॉकिंग्स और उनके बीच में। ठीक है, जैसे हमने देखी थी कल। है। यहाँ पे हमें वो ये भी बताते हैं कि वो बार बार कैसे लग रहे होते हैं स्टीफन हॉकिंग्स, फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉशन, क्योंकि वो थक जाते हैं ना। उन्हें जब एक बात का रिप्लाई देना होता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत देर तक तो स्क्रीन में ढूंढना पड़ता है वर्ड्स को, कि मुझे क्या बोलना है, वो वर्ड मुझे मिले, फिर उसको उनको पंच करना पड़ता है, और उनकी फिंगर्स भी ढंग से वर्क नहीं कर रही है, दे आर पार्शली वर्किंग। फिर उनसे पंच करना पड़ता है, फिर जाके वो वर्ड आता है, फिर नेक्स्ट वर्ड ढूंढो, फिर उसे पंच करो, फिर जाके कोई एक सेंटेंस वो बोल पाते हैं। तो एक सेंटेंस बोलने में हमने देखा था बच्चों, उनको करीबन 3 मिनट लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 वर्ड्स बोलने में 3 मिनट लग जाते हैं। तो यही चीज क्या क्रिएट करती है उनके अंदर, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, एंग्विश क्रिएट करती है। और वो एंग्विश साफ साफ किसको देखने को मिल रही थी, फिरदौस कांगा को देखने को मिल रही थी। उनकी आंखों में वो एंग्विश, वो पेन, वो दर्द उनको देखने को मिल रहा था कि इतना सारा चीजें हैं इस व्यक्ति के अंदर जो ये कहना चाहता है, बट कहने में असमर्थ है। ठीक है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक दोज थिंग्स। देखो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सिर्फ पेल ब्लू शर्ट इनके ऊपर बिछा दी गई हो। उनकी लेग्स कैसी एकदम वेस्टेड है, किसी काम की नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते उनसे। His eyes which can speak still and they are saying something huge। उनकी आंखों में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हो और बहुत अर्जेंट हो, लेकिन इट इज हार्ड टू टेल वर्ड, लेकिन वो क्या कहना चाहती हैं ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर एक बहुत अच्छी लाइन फिरदौस कांगा यहाँ पे कहते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है, ही इज लाइक अ लैंटेन। ठीक है, वो लैंटेन, वो एक पुराना लैंटेन की तरह है जो बाहर से तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, जिसकी मतलब आउटर बॉडी पूरी तरह से बर्बाद है, किसी काम की नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो रोशनी है वो पूरी दुनिया को जगमगा रही है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टीफन हॉकिंग्स का बॉडी है वो देखने में पूरी तरह कैसा है, बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड है, किसी काम का नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर का नॉलेज है बच्चों, ठीक है, जो ज्ञान है उनका, वो पूरी दुनिया को एक रोशनी प्रोवाइड कर रहा है, रोशनी, या फिर कह सकते हैं एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर वो पूछते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है सर कि डिसेबल्ड होने का कोई बेनिफिट है। जिसपे स्टीफन हॉकिंग्स मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने का कोई बेनिफिट है। इस ये बात सुन के फिर फिरदौस कांगा कहते हैं नहीं सर, पर एक बेनिफिट है डिसेबल्ड होने का, हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में अभी भी कितनी ज्यादा काइंडनेस यानी कि दया भावना बची हुई है, जिसपे कि स्टीफन हॉकिंग्स भी रिप्लाई देते हैं, बोलते हैं यस। लेकिन उनका यस का मतलब फिरदौस कांगा ये समझ पाते हैं कि उस यस के अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, यानी कि वो भी मेरे साथ एग्री करते हैं और वो भी खुल के कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, कि हाँ, लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा दया की भावना बची हुई है। और वो हर बार जब भी अपनी चेयर शिफ्ट कर रहे थे तो अपनी रिस्ट वॉच में अपना टाइम देख रहे थे, बिकॉज ही वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। ठीक है, एक एक मिनट का वो काउंट करना चाहते थे, वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे एक मिनट भी, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स के सामने बैठना इज वॉज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन हिज लाइफ। ठीक है, तो इसलिए वो एक अपनी लाइफ के इस
खूबसूरत वक्त को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो बार बार घड़ी देख रहे होते कि कहीं समय तो नहीं निकल गया, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा फालतू की चीजों में। फिर वो बताते हैं फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग्स को कि स्टीफन हॉकिंग्स फिरदौस के लिए कैसे एक इंस्पिरेशन रहे हैं, ठीक है। जिसपे कि स्टीफन हॉकिंग्स फिर से कहते हैं नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। जिसमें बोलते हैं नहीं नहीं, ठीक है, मैं किसी के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूं, ना मैं कभी किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं, ठीक है। उस पर फिरदौस कांगा जब ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं कितना ही बेवकूफ हूं जो मैंने ऐसा सवाल इनसे पूछा, ठीक है। अब वो बताते हैं कि क्यों मैं इंस्पिरेशन फील नहीं करता, या मैं दूसरों को इंस्पायर नहीं करना चाहता। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही गहरी और डीप लाइंस है यहाँ पे, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप तब तक खुद से समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आप पढ़िए इन लाइंस को, देन आई विल एक्सप्लेन देम टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, समझते हैं इस लाइन को। वो कहते हैं कि ठीक जब तुम्हारी बॉडी क्लॉस्ट्रोफोबिक होती है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ बट आपको लर्न करना पड़ेगा इसका मीनिंग, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज एन एबनॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन एन एनक्लोज प्लेस। क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब कोई बहुत ही छोटी और संकरी जगह हो ना, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। और ये क्लॉस्ट्रोफोबिक वर्ड आया कहां से? ये आया है क्लॉस्ट्रोफोबिया से, ठीक है बच्चों। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फोबिया। फोबिया। अब ये फोबिया क्या चीज होती है बच्चों, बताइए। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। फोबिया मीन्स फियर। फियर मतलब डर, ठीक है। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के डर होते हैं हमारी लाइफ में। हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है, ठीक है। अगर जो यूं कहता है कि मैं डरता नहीं, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये तो माउंटेन ड्यू वाली लाइन हो गई, बट हाँ, ठीक है। तो जो डर है ना, ये हर व्यक्ति के लिए डर अलग अलग हो सकता है। किसी को डर लग सकता है बच्चों हाइट से, ठीक है। कोई हाइट से डर सकता है, कोई डर सकता है किसी इंसेक्ट से, जैसे कि किसी को लिजर्ड से डर लगता है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, ठीक है। किसी को डर लगता है बच्चों, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नैरो स्पेसेस की, संकरी जगहों की और घुटन भरे कमरे में डर लगता है। तो इसी प्रकार के डर को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब संकरी जगह में या फिर घुटन भरी जगह में रहने से डरना, ठीक है। बहुत लोगों को होता है डर, कई लोगों को नहीं भी होता है, कई लोग नहीं डरते हैं। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए जैसे पहाड़ों में कुछ गुफा वगैरह होती हैं, है ना, तो कई लोग होते हैं जो उन गुफाओं में इजीली अंदर चले जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही उस गुफा में जाने लगते हैं तो उनका दम घुटने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा कम है। ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन होता है, भरपूर ऑक्सीजन होता है, बट स्टिल क्योंकि उनके माइंड में क्या है कि शायद हमारा अंदर जाके दम घुट जाएगा, तो उनको पहले ही सांस उनकी लंबी होने लग जाती है। तो ये वही डर है जो उनको अंदर जाने से रोकता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाइट वाला फोबिया भी होता है, स्पाइडर से डरने वाला फोबिया भी होता है। इस तरह से दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके फोबियाज होते हैं, बट हमें यहाँ पे पढ़ना है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब स्टीफन हॉकिंग्स क्यों कह रहे हैं कि उनकी बॉडी क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिक है। क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है, देखिए स्टीफन हॉकिंग्स की, इसके लिए आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, उनकी कैसी सिचुएशन है। उनकी जो आत्मा है, रूह है, या फिर जो वो है स्टीफन हॉकिंग खुद, वो एक कैसे शरीर के अंदर फंस गए हैं। ऐसा शरीर ना जो चल सकता, ना बोल सकता, ना कुछ कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उनका शरीर, बिल्कुल मतलब ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अंदर से जो उनका दिमाग है, जो उनकी आत्मा है, वो पूरी तरह जीवित है। वो बहुत कुछ करना चाहती है। वो इधर भी जाना, इधर उधर चलना चाहती है, उठना चाहती है, भागना चाहती है, दौड़ना चाहती है, बोलना चाहती है, लिखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं एक घुटन भरे कमरे में हूं, जहां से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए,
एक दिन बंद कर दिया जाए आप शायद रह लेंगे, 2 दिन, लेकिन अगर आपको महीनों महीनों, साल भर और 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर मैं इस कमरे में रह के कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। ठीक है, आप अगर बाहर दुनिया में निकलेंगे तो देन यू कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बट यू आर कन्फाइंड इनसाइड अ रूम। तो दैट इज द सेम फीलिंग दैट स्टीफन हॉकिंग इज फीलिंग ओवर हेयर। इज फीलिंग दैट मुझे, मेरी आत्मा को एक ऐसे शरीर में रख दिया जो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करता हूँ, घुटन महसूस करता हूँ। और जो ये वॉल्स है ना इस रूम की, वो धीरे धीरे नैरो होती जा रही है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, देखो, एंड द वॉल्स ऑफ आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाय डे, क्योंकि जो उनका शरीर है ना वो भी धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। हमने देखा, क्योंकि उनका बॉडी क्या है, पैरालाइज है, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो सेल्स डैमेज होंगे, मसल्स सिकुड़ेंगी। ठीक है, बोन्स भी धीरे धीरे और कमजोर होती जाएंगी, और उनकी पूरी बॉडी धीरे धीरे क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि जो मेरा एक कमरा है, उन्होंने अपने रूम को, अपनी बॉडी को एक रूम से कंपेयर करा है, और वो कह रहे हैं कि मैं इस रूम के अंदर तो फंसा ही हूँ, और जो ये रूम है ना ये दिन पर दिन छोटा 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 होता जा रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है जिस दिन ये इतना छोटा हो जाएगा और मैं इसके अंदर कैसे सरवाइव करूंगा। तो तुम ही बताओ कि जब मैं इस इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा हूं, ठीक है, एंड इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, और जब लोग बाहर से स्माइल करके मुझे ये बोलते हैं कि सर हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, आप अब मतलब इतने जल्दी मर नहीं सकते, आपको तो अभी बहुत सालों तक जीना है। ठीक है, आपको लोगों को इंस्पायर करते रहना है। जब लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे जल्द से जल्द इस शरीर से छुटकारा मिले। ठीक है, लेकिन लोग हो रहे हैं मुझसे इंस्पायर, और वो चाह रहे हैं कि मैं और ज्यादा समय तक के लिए इस कमरे में, जिस कमरे में मेरा दम घुटता है वहीं पे फंसा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो सही बात नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, पीपल आउटसाइड आर स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। वो चाह रहे हैं कि मैं अभी भी सांस लेता रहूं, जबकि मैं सांस कैसे ले सकता हूं इस घुटन भरे कमरे में। तो ये था बच्चों इस पैराग्राफ का मीनिंग। इस पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पैराग्राफ टू यू इन डिटेल। इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आई होप कि आप इसे आंसर को लिख पाएंगे इजीली। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? ठीक है, फिरदौस कांगा फिर कहते हैं कि सर आप तो इतने मतलब महान इंसान हैं, क्या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? किसको? डिसेबल्ड लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ताकि जिससे उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए, वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, इस पे वो कहते हैं स्टीफन हॉकिंग, they should concentrate on what they are good at. I think things like disabled Olympics are a waste of time. ठीक है, इस पे स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि देखो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को और डिसेबल्ड लोगों को तो खासकर वो चीज करनी चाहिए जिसमें कि वो अच्छे हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही गहरी लाइन है, वेरी डीप मीनिंग इट हैज। ठीक है, अगर इसको ध्यान से समझे तो वो ये कह रहे हैं कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्हें उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मतलब अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस और सारे रिसोर्सेज वहां लगाने चाहिए जिस काम में वे अच्छे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को ना वो चीज करनी चाहिए जिसमें कि उसे लगता है कि मैं बेहतर हूं। फॉर एग्जाम्पल, जिसे लग रहा है, जिस बच्चे को, जिस फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का बात ले लेते हैं, जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, तो उसे अपना पूरा टाइम, ठीक है, पूरी एनर्जी और पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस में लगाना चाहिए, मैथ्स में ही लगाना चाहिए, और आगे जाके भी उसको कंटिन्यू करना चाहिए मैथ्स को ही एज अ सब्जेक्ट, एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ने चाहिए? ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने चाहिए ताकि सबका नॉलेज रहे। सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको साइंस भी आना चाहिए, आपको सोशल साइंस भी आना चाहिए, आपको कंप्यूटर्स भी आना चाहिए, बट जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर आपका फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहने का मतलब है। और किसी का अगर इंग्लिश में है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे अपने इंग्लिश इंग्लिश पसंद है या इंग्लिश अच्छे से वो कर सकता है, बोल सकता है,
तो उसे अपनी इंग्लिश को और ज्यादा बेटर करते रहना चाहिए। यही समझा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग्स भी हमें यहाँ पर। क्लियर है? फिर अगले लाइन में वो कहते हैं कि आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक होता है ना ओलंपिक्स, एक होता है पैरा ओलंपिक्स, आपने सुना होगा। दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ओलंपिक गेम्स जो कि नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं, और एक आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स किन के लिए होते हैं? पैरालाइज्ड पीपल के लिए। तो स्टीफन हॉकिंग्स का ये मानना है कि पैरालाइज लोगों का ओलंपिक होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो देखो, जो पैरालाइज पर्सन है, पैरालाइज का मतलब क्या है? जिसकी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही। तो अगर आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है, आप बॉडी के थ्रू कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आप वो काम कीजिए ना जो आप अच्छे से कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पैर नहीं चल रहे ढंग से, ठीक है, आप पैर से नहीं चल पा रहे, तो फिर इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि आप नकली पैर लगाएंगे और फिर दौड़ेंगे। ठीक है? फॉर स्टीफन हॉकिंग इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि नकली पैर लगा के फिर दौड़ना और फिर डिसेबल्ड लोगों के बीच में फर्स्ट आ जाना, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर तो ये होगा अगर आपके पैर काम नहीं करते लेकिन आपके हाथ अगर काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कोई काम सीखें, ठीक है, जो हाथों से होता हो और उस काम में अपना एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि आपके हाथ तो सही सलामत है। या फिर आप कोई दिमाग वाला काम चुनिए या आप टीचर बन जाइए, ताकि क्योंकि आपका दिमाग और हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी और पूरा कंसंट्रेशन वहां लगाइए, ना कि वहां पे लगाइए जो आपके पास चीज है ही नहीं। आपके पास पैर नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे तो मैराथन दौड़नी है, पैर है नहीं आपके पास, और आप क्या करेंगे? नकली पैर लगाएंगे, ठीक है, फिर उस पर दौड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत साल, बहुत एनर्जी, बहुत प्रैक्टिस करेंगे उस पर, और शायद आप दौड़ने भी लग जाएं, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने देखा है पैरा ओलंपिक्स होते हैं, जिन लोगों के पैर नहीं है वो भी दौड़ रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हो, लोग व्हील चेयर में बैठ के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो करने को सब पॉसिबल है। लेकिन जब वही गेम कोई ठीक ठाक इंसान आपसे अच्छा खेल सकता है, तो फिर व्हीलचेयर में बैठ के खेलने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये है, और ये मेरा पॉइंट नहीं है बच्चों, आप ये मत लेना कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये स्टीफन हॉकिंग्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी को ये चीज ठीक लगे कि नहीं, हाँ, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी पैरालंपिक्स होने चाहिए, बट स्टीफन हॉकिंग्स इस बात को सही नहीं मानते। वो मानते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल है ना, आप वहां पे अपना पोटेंशियल दिखाओ। आप दूसरी फील्ड में जाके क्यों अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो, या फिर वहां पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। वो एडवाइस देते हैं, क्योंकि फिरदौस कांगा पूछते हैं ना कि सर आप डिसेबल्ड लोगों को कोई एडवाइस दीजिए, तो वो ये एडवाइस दे रहे हैं। फिर फिरदौस कांगा कहते हैं, आई नो व्हाट यू मीन। I remembered the years I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I unstrung it one night. तो कहते हैं कि हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मेरे साथ ये बात हो रखी है। ठीक है, तो हो सकता है फिरदौस कांगा को भी कभी अपनी लाइफ में एक, कह सकते हैं, फितूर चढ़ा हो या फिर एक जोश आया हो कि मुझे स्पेनिश गिटार सीखना है। और स्पेनिश गिटार कैसा होता है बच्चों? बहुत ही बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। और एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए ना, जो मतलब एक नॉर्मल इंसान तो उसे बजाता ही है, लेकिन एक डिसेबल्ड इंसान जो कि व्हील चेयर पे बैठा है, उसके लिए एक स्पेनिश गिटार बजा पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है अपनी बॉडी से, उसे संभालना, उस पे उसका बैलेंस बनाना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो अब देखो वही चीज है ना, जहां उनका टैलेंट नहीं था, उनका टैलेंट कहाँ था फिरदौस का? लिखने में। ठीक है, ही इज अ गुड राइटर, एक्टिंग वगैरह ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करने चल पड़े? गिटार बजाने चल पड़े, जो कि उनका पैशन भी नहीं है और जिसमें वो अच्छे है भी नहीं। ठीक है, वो उस चीज को करने लगे, और जब एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि यार मैं फालतू की चीज क्यों कर रहा हूँ, यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया? उस गिटार को लिया और उसके सारे स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जो गिटार में तारे होती हैं, वो सारी की सारी तारे उखाड़ के फेंक दी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ सर, जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ। The half hour was up. I think I have annoyed you enough. I said grinning. Thank you for. अब जैसे ही ये सब बात चल रही थी, उसमें उन्होंने देखा कि आधा घंटा तो हो चुका है, तो अपने आप से ही बोल देते हैं कि सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हाफ एन आवर दिया। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज्यादा अनॉय किया, मतलब बहुत ज्यादा चिढ़ा दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। स्टे, आई वेटेड। अब स्टीफन हॉकिंग्स क्या कहते हैं कि नहीं, रुको। स्टे, स्टे मतलब होता है रुकना। वो चाह रहे हैं कि तुम थोड़ी देर और रुको। और फिर वो कहते हैं, आई वेटेड, हैव सम टी,
आई कैन शो यू द गार्डन। वो कहते हैं थोड़ी बहुत चाय लो, चाय वगैरह पियो, मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड था। फिरदौस कांगा के लिए कहा आधा घंटा, 10 मिनट की बात हुई थी, आधा घंटा दे दिया। अब आधा घंटा भी ओवर हो गया तो उसमें भी बोल रहे हैं कि नहीं रुको, चाय पियो, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज अ बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, जो फिरदौस कांगा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने भी नहीं गए थे कैम्ब्रिज में, वो तो सिर्फ कैम्ब्रिज घूमने गए थे। कहाँ उनकी मुलाकात हो गई स्टीफन हॉकिंग से, 10 मिनट की मुलाकात कन्वर्ट हो गई आधे घंटे में, आधे घंटे से फिर वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो उनके गार्डन में भी चले गए घूमने और उनको अपना गार्डन घुमा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। सोचो, बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, कि स्टीफन हॉकिंग किसी को अपना गार्डन घुमा रहा है, और उनका गार्डन बहुत ज्यादा बड़ा है। जो उनका पार्क है वो बहुत ज्यादा, उनका जो गार्डन है वो एज बिग एज अ पार्क, जितने लोगों के बड़े बड़े पार्क होते हैं ना, उतना तो उनका गार्डन है। और स्टीफन हॉकिंग्स ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा पार्क है तो ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, तो मेन मेन जगह पे ले जाके दिखा रहे हैं, नहीं, वो दिखा रहे कवर्ड एवरी इंच, हर एक छोटा छोटा कोने में जाके दिखा रहे कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ये वाला प्लांट लगा है, यहाँ पे ये वाला फ्लावर है, सारी चीजें दिखा रहे हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ। और जो उनकी मोटर व्हीकल है ना, क्योंकि देखो उनके पास वैसी व्हील चेयर नहीं है जो हाथ से चलाई जाती है, क्योंकि उनके हाथ भी काम नहीं करते, वो मशीन मोटर से चलने वाली व्हील चेयर है। तो वो कैसी साउंड करती है, रम्बलिंग साउंड करती है, जैसे इंजन होगा ना उसमें मोटर होगी, तो वो वैसी साउंड करती है। और जो क्या कहते हैं फिरदौस कांगा है, वो अपनी नॉर्मल व्हील चेयर में। तो वो कोशिश कर रहे हैं, जब उनके साथ घूम घूम रहे हैं ना वो गार्डन में, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनके सामने ना आ जाऊं, मतलब मेरी टक्कर ना हो जाए इनकी व्हील चेयर के साथ। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर ऑकवर्ड हो जाएगा ना, अगर दोनों व्हील चेयर में घूम रहे हैं और वो उन्हीं के सामने आ गया और टक्कर हो गई, तो वो उस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं, डॉज कर रहे हैं। तब उन्होंने लिखा भी कि वाइल आई डॉज्ड, मतलब मैं अपनी व्हील चेयर को बचा रहा था कि कहीं उनकी व्हील चेयर से टकरा ना जाए। We could not talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappearing in the glare. ठीक है, अब जब वो ये पार्क का टूर ले रहे थे तो वो ज्यादा बात नहीं कर पाए। ज्यादा बात क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अब क्या हो गया था, जो सन था ना वो एकदम सामने आ गया था, किसके, स्टीफन हॉकिंग्स के। अब आपने देखा होगा बच्चों, जब कभी भी आप बहुत ज्यादा धूप में अपना फोन चलाने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि जो ब्राइटनेस होती है ना वो इतनी ज्यादा होती है, आप फोन की ब्राइटनेस कितनी भी कर लो फिर भी आपको स्क्रीन उतनी अच्छे से नहीं दिखती। तो स्टीफन हॉकिंग को भी अपनी स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है कि वो बात करें और फिर स्क्रीन में वर्ड सर्च करें। आपको तो पता ही है उन्हें कितना सर्च करना पड़ता है कोई भी वर्ड बोलने के लिए, फिर वो उसे सर्च करें, फिर वहां से कोई आवाज आए। तो क्योंकि उन्हें स्क्रीन ही नहीं दिख रही है ढंग से, इसलिए वो बात ज्यादा नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप है, लेकिन पूरा का पूरा गार्डन घूम रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों आपको। ये है फिरदौस कांगा, देखो ये उनकी पिक्चर है, फिरदौस कांगा भी अपनी व्हील चेयर में बैठे हुए हैं। ठीक है, बट ये उतने ज्यादा डिसेबल्ड नहीं है जितने स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि ये देखो देखने में कितने सही हट्टे कट्टे ठीक ठाक लग रहे हैं ना, क्योंकि इनको सिर्फ ब्रिटल बोन्स की प्रॉब्लम है, मतलब इनकी जो बोन्स है वो कमजोर है। ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स ऑन द अदर हैंड, उनका तो पूरा का पूरा बॉडी पैरालाइज हो रखा है, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हिलता है पूरी बॉडी में। An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he was not. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over. फॉर नाउ। ठीक है, लास्ट का पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है बच्चों। देखो लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कि कम से कम हम 1 घंटे तक वहां घूमते रहे। सोचो, कहाँ 10 मिनट घूमने की बात, मिलने की बात हुई थी, वो 10 मिनट से आधा घंटा हुआ, आधा घंटा से 1 घंटा चला गया। ठीक है, वो घूमते रहे वहां पे, और जाते वक्त फिरदौस खाना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें, उन्हें गुड बाय कहें, या उनको इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो, उनको मन कर रहा था कि उनको किस करें या फिर रोए, क्योंकि वो उनसे अलग हो रहे थे। ठीक है, बट वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए ना, वो बहुत ज्यादा फिर क्या हो जाता, कैजुअल इनफॉर्मल हो जाता, लेकिन वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके शोल्डर को टच किया। ठीक है, एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, शोल्डर टच करके सीधा आगे की तरफ चल दिए। ठीक है बच्चों, और उन्होंने पीछे देखा कि वो उनको वेव कर रहे होंगे, मतलब हाथ हिला के बाय बोल रहे होंगे, बट ही वॉज नॉट, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना, वो स्टीफन हॉकिंग चाहेंगे भी तब भी बाय नहीं कर सकते। और लास्ट में वो बोलते हैं कि मुझे ये देख के ऐसा लगा कि ये क्या है, ये वही व्यक्ति है जैसा कि मैं भी बनना चाहता हूं। फिरदौस कांगा भी अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स की तरह बहुत ज्यादा ब्रेव बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आज आप जाके इसको रिवाइज कीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।